ठीक, लगा दिए, कोई हिलाना मत इसको, पंखा कोई ऑन नहीं करेगा। ठीक, फैन नहीं ऑन करना, क्योंकि फैन ऑन करो तो हिलेगा नहीं, स्टैंड खराब होगा। पढ़िए, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है। यस सर, ऑर्गेनाइजिंग। आप बोलिएगा, ठीक। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से पहले प्लानिंग आप लोगों ने पढ़ा है। कौन सा चैप्टर? प्लानिंग। प्लानिंग में क्या चीज होता है? प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं एडवांस में। प्लानिंग का मतलब भी होता है डिसाइड इन एडवांस वेयर वी आर, हम कहां पे हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। प्लानिंग में आप लोगों ने अगर हल्का फुल्का रेफरेंस पढ़ा होगा या बुक में देखा होगा तो प्लानिंग में क्या बताया जाता है? प्लानिंग का अगर एक कोडवर्ड होता है, प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस। प्लानिंग वो होता है जो डिसाइड करता है एडवांस में हम कहां पे हैं और कहां पे जाना चाहते हैं। एक कोडवर्ड होता है प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग वो होता है जहां पे हम लोग डिसाइड करते हैं एडवांस में हम कहां पे इस समय है और कहां पे जाना चाहते हैं। जैसे ब्रिज होता है, हम ब्रिज के इस पार है, हमको प्लान करना है कि हमको ब्रिज के उस पार जाना है, उसी को बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? ब्रिज गैप होता है, हम कहां पे और हमको कहां पे जाना, उसी को प्लानिंग में किया जाता है। और प्लानिंग करने के लिए आप बहुत सी चीजें हमने आप लोग को पढ़ाया है, बाकी बच्चों को। प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे प्लान किया जाएगा। जैसे हम लोग प्लानिंग के अंदर रूल बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अलावा पॉलिसी बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, उसके अलावा प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अलावा रूल बनाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्या बनाते हैं? प्लानिंग के अंदर, कि कैसे हमको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे अपने बिजनेस की सेल को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपने रिसिप्ट को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग प्लानिंग में कर चुके हैं। प्लानिंग में सब कुछ हमने एडवांस में डिसाइड कर लिया है कैसे बिजनेस को कंटिन्यू करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग की बारी आई। अब क्या है? ऑर्गेनाइज, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, अगला इसीलिए स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हमने मोटा मोटा रफली सब प्लान कर लिया है कि कैसे बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, कैसे बिजनेस को ग्रो करेंगे, कैसे अपनी सेल को इंक्रीज करेंगे। वो सब हम लोग प्लानिंग के फॉर्म में पढ़ चुके हैं। हम लोग प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, रूल बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, बजट बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग में अगर बात करें, कहा जाता है वंस द प्लान इज प्रिपेयर्ड। आपने एक बार प्लान को बना लिया, किसको बना लिया? प्लान को बना दिया। अब अगला स्टेप आएगी आपको उसको हैंडल करना, मैनेज करना। मैनेज एक चीज तो नहीं की जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैनेज सिर्फ दो चीज की जाती है, एक अथॉरिटी मैनेज की जाती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज की जाती है। किसको मैनेज करने की बात आती है? बुक में भी आप पढ़ेंगे, वर्डिंग लिखी होती है कि प्लानिंग में अगर एक वर्ड में बात करें जो समरी में, अगर आपको एक केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन आता भी वो भी बताते चलने। केस स्टडी के फॉर्म में आता है, अगर आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड लिखता है तो कहां से बिलोंग करेगा? ऑर्गेनाइजिंग में। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दो वर्ड होते हैं, लेकिन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से। अभी हम इसको समझा दे तो ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग आए, क्योंकि आप बार बार देखेंगे क्वेश्चन में, चैप्टर में ये वर्ड यूज होंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी इन लोग को हमने बताया, आप लोग कोई बताएगा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन बताएगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई डिफरेंस? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी 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 क्या पढ़े तुमने? चलो कोई बात नहीं। अथॉरिटी में इसका नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप प्रिंसिपल बना दिए गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में उनको अथॉरिटी दी जाती है, आप जिस टीचर को चाहेंगे अपॉइंट कर सकते हैं, जिस टीचर को आप चाहेंगे यहां से बाहर कर सकते हैं। आपको स्कूल कैसे मैनेज, अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते लेकिन अथॉरिटी नहीं देंगे तो कुछ भी कर, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी सर आज से आप प्रिंसिपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं सर साहबाद को, साहबाद तुम क्लास में देखना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लेकिन इनको अथॉरिटी नहीं दी गई कि आप किसी को कुछ बोलेंगे, बस इनको सी करने की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कभी भी ट्रांसफर की जाती है, साथ में उसके साथ में क्या ट्रांसफर की जाती है?
अथॉरिटी। हमने एग्जांपल दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल को क्या मिली है, प्रिंसिपल स्कूल में एक होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम प्रिंसिपल की पोजीशन पे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, लेकिन उनको अथॉरिटी भी दी गई है कि आपके अंडर में सारे इंप्लॉय जितने भी स्कूल में स्टाफ है A to Z सब आप ही के अंडर में काम करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप भी बताई जाती है। इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी। अब आते हैं अपनी मीनिंग के बाद। ऑर्गेनाइजिंग में हमने बताया एक बार जब प्लान बन जाएगा, प्लान क्या हो जाएगा, प्लान प्रिपेयर हो जाएगा, तो अगली स्टेप होगी हमको सारी जितनी भी एक्टिविटीज यूज होती हैं, जितनी भी बिजनेस में एक्टिविटीज होती है वो सारी एक्टिविटीज को हैंडल करना और मैनेज करना। एक्टिविटीज बहुत सारी यूज होती हैं। आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट पढ़ा है ना, मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3। वेरी गुड। एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक सुपरवाइजरी लेवल। मिडिल लेवल में कौन कौन आता है, एक वर्ड में सारे मैनेजर, ब्रांच मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, परचेज मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, रेवेन्यू मैनेजर हो, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट हो, कैश मैनेजर हो, डिपार्टमेंट मैनेजर, सारे मैनेजर आते हैं। तो अब ऑर्गेनाइजिंग में वही चीज यूज होती है। कहता है जब एक बार प्लान बन गया, हमने टारगेट अपना प्लान बना लिए, ये बिजनेस में करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग सारी एक्टिविटीज को इकट्ठा करेंगे। वो एक्टिविटीज फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है, मटेरियल से रिलेटेड भी हो सकती है, उसके अलावा रेवेन्यू से रिलेटेड भी हो सकती है, उसके अलावा उनके बीच में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करेंगे। तो पहले अगर मीनिंग एकदम इजी वर्ड में लिखा देंगे, वंस द प्लान इज प्रिपेयर्ड, once the plan is prepared, next step is to correlate the activities। correlate मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सारी एक्टिविटीज को इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इंडिविजुअल अलग अलग भी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उन सबको ग्रुप में करेंगे। इंडिविजुअल मतलब हम फाइनेंस को पहले लेके आएंगे, उसके अलावा मटेरियल को लेके आएंगे, उसके अलावा कैश को लेके आएंगे, सेल्स को लेके आएंगे, बाद में उन सबको ग्रुप में कर देंगे। किसमें कर देंगे, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसी की समरी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। आ गया ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, वंस द एक बार प्लान बन जाएगा। प्लान बनने से पहले ऑर्गेनाइजिंग हो सकती है, जब प्लान बनाए होंगे कि हमको क्या करना, तभी तो ऑर्गेनाइजिंग का काम शुरू करेंगे। आप पहले फ्रेम करोगे कि हमको घर बनाना है, घर बनाना आपने फ्रेम किया कि ठीक है, अब उसके बाद आप इकट्ठा करना शुरू करोगे, सीमेंट गिरवाओगे, बालू गिरवाओगे, उसके अलावा ईटा गिरवाओगे, सरिया गिरवाओगे, तब सबको इकट्ठा। यही चीज ऑर्गेनाइजिंग में होती है। एनी डाउट ऑर्गेनाइजिंग में, कोई डाउट में मीनिंग हम रीड करा देंगे। अगली स्टेप मीनिंग के बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का पहला पॉइंट होता है, ऑर्गेनाइजिंग का पहला पॉइंट होता है स्पेशलाइजेशन। भैया एक मिनट, ऑर्गेनाइजिंग का पहला पॉइंट होता है, नाम ही से क्लियर है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसको स्पेशलाइजेशन, जिसका जिस हिसाब से टैलेंट है, जिसके जिस हिसाब से नॉलेज है, जिसके जिस हिसाब से एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वर्क को क्लासिफाई कर देंगे। वर्क को क्या कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल अभी बाद में और करेंगे। लेकिन पहला पॉइंट होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम ऑर्गेनाइजिंग में जिसकी जैसे क्वालिफिकेशन है, जिसकी जैसे एक्सपीरियंस है, जिसकी जैसे क्वालिफिकेशन है, उसको उसी के हिसाब से क्या कर देंगे, हम स्पेशलाइज, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, उसके बाद सब डिवाइड भी करेंगे। 2 वर्ड होता है, हम 2 काम करेंगे। स्पेशलाइजेशन में 2 वर्ड होता है, कोड वर्ड। अगर आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में बताते चल रहे, कहा जाता है किसमें वर्क को डिवाइड किया जाता है, उसकी नॉलेज के हिसाब से, किसमें, स्पेशलाइजेशन में। और ये किसका फीचर है, ऑर्गेनाइजिंग का, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का मतलब है जिसकी जिसकी स्पेशलिटी है। जैसे आप लोग के बैच के हिसाब से 2-3 बैच बटा है, जिस हिसाब से आपके पास नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग, वही हिसाब से हमें सर ने 2-3 बैच बांटा है, 2-3 बैच में बांटा है ना, सबको अलग अलग। जैसे वही कहते हैं स्पेशलाइजेशन नहीं बताते हैं, टीचर भी अपना जो कभी आप कहीं भी जाएंगे यही नहीं बात करें, नीट जेई की वहां पे भी 2-3 बैच चलते हैं। जो बच्चे टॉप लेवल के होते हैं उनको अलग बैच चलता है, जो मीडियम जिनको उनको पढ़ाने के वहां तक टीचर को जाना पड़ता है। जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं उनको रफली समझाते जाएंगे, ऑटोमेटिक कैच करते जाते हैं। जो मिडिल लेवल के होते हैं उनको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, जो एकदम होते हैं उनको एकदम जमीनी लेवल तक जाना पड़ेगा। तो स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वर्क को हमको डिवाइड करना होता है, उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से उनको डिवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। क्लियर है।
और स्पेशलाइजेशन एक बात, डिवाइड और सब डिवाइड किया जाता है, साथ में डिपार्टमेंट के फॉर्म में बांटा जाता है। परचेज डिपार्टमेंट अलग करते हैं, हम तेज चल रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आ रहा है कैश। परचेज डिपार्टमेंट में अलग करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग करते हैं, सारे डिपार्टमेंट में बांटा जाता है। स्पेशलाइजेशन के अंदर 3 चीज आप याद रखेंगे, बस 3 चीज होती है। एक, वर्क को बांटा जाता है, वर्क को डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करने के बाद उसको सब डिवाइड और छोटे पार्ट में भी किया जाता है। जैसे हम बताते हैं, हमने वर्क 20, पहले हमारे कंपनी में 100 वर्कर थे, उनको डिवाइड करेंगे 20-20 के टुकड़ों में, 20-20 के टुकड़ों में बांट दिया, 5 ग्रुप बन गया। अब 5 ग्रुप में एक आदमी को अपॉइंट कर लेंगे, एक आदमी को अपॉइंट कर लेंगे जिसको कहते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के ऊपर उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड। उसमें भी 20 आदमी थे, 20 में हमने एक आदमी को कहा 19 आदमी के ग्रुप, 20 आदमी का ग्रुप बनाया। कितने इंप्लॉय थे कंपनी में? 100 में से कितना कितना ग्रुप किया? 20-20 को डिवाइड कर दिया। अब 20 में को डिवाइड कर दिया, 5 ग्रुप बन गए डिवाइड। अब उस 20 में से हर एक ग्रुप से 20-20 में से एक आदमी को निकालेंगे, तुम इन 19 को संभालोगे, क्योंकि अब एक निकालेंगे तो कितने बचेंगे? उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड। बाद में ये काम होता है सब डिवाइडेड। साथ में इसको डिपार्टमेंट में बांट देंगे, तुम परचेज डिपार्टमेंट देखोगे, तुम सेल डिपार्टमेंट देखोगे, तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट देखोगे, तुम रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखोगे, तुम कैश बजट देखोगे, ये सारे डिपार्टमेंट। ये होता है स्पेशलाइजेशन। कोई डाउट? अगला पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये होता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब यूज ऑफ रिसोर्सेज आपको होता है मैक्सिमम। ऑप्टिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, हम रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। यूटिलाइज को ज्यादा से ज्यादा कैसे यूटिलाइज करेंगे? रिसोर्सेज को कैसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेंगे? जब उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम वर्क को बांट दिए होंगे। अगर 100 का इकट्ठा में बैठा देंगे तो 100 में से काम समझ नहीं आएगा कौन कितना कर रहा है। जब 20-20 का देखेंगे तो देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स ने, कौन से ग्रुप ने 20 इंप्लॉय में बांटा, ABCDEF 5 ग्रुप में बांटेंगे, ABCDE 20-20 के हैं, 100 इंप्लॉय हो गए। अब हम चेक करेंगे क्योंकि हमने इनको डिवाइड कर दिया है, इनकी जॉब के हिसाब से, इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, इनकी स्पेशलाइजेशन नॉलेज के हिसाब से हमने बांट दिया। तो अब हमको रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होगा, क्योंकि 100 एक साथ भेड़ बकरी की तरह हम बैठा देते, समझ में नहीं आता कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है। अब हम टारगेट, अगर ई वाले ने फॉर एग्जांपल फैन, हमारी कंपनी एक फैन बनाने वाली, कौन सी कंपनी है? फैन। तो 1500 का हमने टारगेट दिया था, तो ई वाले ने बनाया 1400, डी वाले ने बनाया 1500 पूरा, सी वाले ने एक्स्ट्रा कर दिया 1600, इन्होंने किया 1200, इन्होंने किया 1000। तो हम चेक करेंगे कि भाई इन्होंने तो रिसोर्सेज सबसे बेस्ट, इन्होंने रिसोर्सेज पूरा यूटिलाइज किया, लेकिन आप लोगों ने क्यों नहीं कर पाए? तो इनको हम करेक्ट भी करने की कोशिश, लेकिन हमने आपको डिटेल बताया ना। लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये कहा जाएगा जब आप वर्क के हिसाब से स्पेशलाइज, जिसकी जैसे क्वालिफिकेशन होगी, जैसे जिसकी नॉलेज होगी, जिससे जिस फील्ड में स्पेशलाइज होगा, उस हिसाब से आप जॉब कर दोगे, तो आपका जो रिसोर्सेज होगा वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको एक बार पता चल जाएगा ये कमजोर है, तो आप इस पे फोकस ज्यादा करेंगे, मतलब ज्यादा करेंगे, और मतलब इन सब पे कम देख रेख करेंगे, यहाँ पे आप देख रेख ज्यादा करेंगे। तो अब आपका जो रिसोर्सेज वेस्ट होता है वेस्ट, क्योंकि इन्होंने 1600 बनाया है एक महीने में, इन्होंने कितना बनाया? 1000। आपको लेबर चार्जेस पूरा देना पड़ेगा, लेकिन जो रिसोर्सेज थे आपका कम से कम, इन्होंने कितना कम बनाया? अगर ओवरऑल बात करें कम से कम 500, अगर एवरेज बात करें 500। इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो वहां लिखा सब जॉब सर्टिफिकेट, इतना आप लोग रीड कर लेना एक बार। आगे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, अगला वर्ड है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अगला पॉइंट है तीसरा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये भी 2 वर्ड है, अलग अलग वर्ड है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन 2 वर्ड है ना, आप लोग रीड करिए, 2 वर्ड है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोई बताएगा? कोई बहुत बार आपने रीड किया होगा पूरे मैनेजमेंट में, बहुत सी जगह यूज हुआ है ये कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। आपको मैनेजमेंट में कई जगह ये वर्ड यूज हुए हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बहुत जगह यूज हुआ है। एक सबसे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वहीं पे कोऑर्डिनेशन आया, एजेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन, जहां आप लोगों ने 7 टॉपिक पढ़ा होगा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वहां यूज होगा 7 C's, जिसको आप लोग, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो ना 7 C's, 5P, 4P, 5M पढ़ा है। 5M क्या होता है? हाँ हम लोग बताए, वेरी गुड। मैन पावर, मेथड, मटेरियल, मशीनरी, मेथड। 4P प्लानिंग, अच्छा
वहां पे भी हमने ये समझाया था। क्या पढ़ा भैया, एग्जाम है जिसको हम पढ़ाए, तुम लोग बताओ। 4P 4P's। हाँ, प्राइस, हाँ हाँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। 4P पिछले साल आया है एग्जाम में, अभी तक तुम लोग ये नहीं पता। 4P में भी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पढ़ाया गया होगा। एजेंट्स ऑफ मैनेजमेंट भी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन पढ़ाया होगा। कुछ आइडिया? एग्जाम कब से है तुम लोग का? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बैठ जाओ। हाँ बैठेंगे। चलिए हम बताते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। भैया शांत। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन कहता है जब हमने वर्क को बांट दिया है हायर और दो वर्ग। यहाँ पे दो चीजों से आपको समझना पड़ेगा, एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल। हायर इधर इधर, हायर लेवल और लोअर लेवल। शांत राधिक। कोऑर्डिनेशन पहले समझा रहे, उसके बाद कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन कहता है जब हमने काम को हायर और लोअर लेवल में बांट रखा है। हायर और लोअर लेवल मतलब क्यों बांट रखा है हायर लेवल और लोअर लेवल में? हाँ मैनेज कर पाए, अच्छी बात। और कुछ? बुक लाए ना सब लोग? हर एक बैच पे रीड करिए, 1 मिनट पढ़िए आप लोग भी, रीड करिए, देखें, रीड करिए, देखें। बुक निकालिए, बीच में रखिए। पहला पॉइंट रीड करने दिए, इसके बाद नहीं देंगे। रीड करिए जल्दी, फास्ट। चैप्टर नंबर 9, पॉइंट नंबर कौन सा है? 3rd। वीडियो बंद कर दी जब तक कट जाएगी, कट जाएगी। हमने जो वर्ड इसके पहले समझाया था वही वर्ड यूज हुआ होगा। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले समझा दिया था, इसीलिए बार बार ये वर्डिंग आएगी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास में स्टार्टिंग में समझाई थी ना, इसी वजह से रोका इस पे हमने। दोनों आई होगी इसीलिए हमने, क्योंकि पॉइंट हर जगह रिवीजन। गूगल से कर लोगे तो भी उतना क्लियर। चलो फरहान कर रहे हैं। बुक कहाँ है कुमैल? एग्जाम तुम लोग का 13 से क्या तारीख है कॉमर्स का? तुम लोग क्या पढ़े? ठीक है, 1 मिनट। क्या पढ़े तुम लोग? 4 बजे तक आराम से हो जाएगा आधा चैप्टर आज कल कंप्लीट। बताओ जल्दी, तुम लोग क्या पढ़े? 4। बैठ जाओ, बैठ जाओ, समझाना क्या। बताइए जल्दी, क्या पढ़े? क्या पढ़ा बेटा? आप लोगों ने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? वो कट जाएगी। चलो नहीं बता पाओगे। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। आइए चलिए, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। पहले कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज होगा कि पहले कोऑपरेशन वर्ड यूज होगा? कोऑर्डिनेशन यूज होगा। कोऑर्डिनेशन में क्या कहता है? और कोऑपरेशन में? चलो जाने दो, जो तुम लोग बताए ठीक है। कंफ्यूजन को आओ बताते हैं। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ये कहता है, सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन जो होता है ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है। जो कोऑर्डिनेशन होता है, यार भैया कुमैल,
कोऑर्डिनेशन जो होता है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है, पहले ये। और जो कोऑपरेशन होता है वो लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ मूव करता है। कोऑर्डिनेशन सुनिएगा पहले तो डिटेल बता रहे। कोऑर्डिनेशन टॉप से लो पे आता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो टॉप से लो पे आता है। और जो कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं यार हम क्या करें, हमको उसके साथ झेलना है, तो लोअर वाले को ऊपर वाले के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन वर्ड जो यूज होता है वो टॉप अथॉरिटी के लिए यूज होता है। टॉप अथॉरिटी को कोऑर्डिनेशन करना होता है लोअर लेवल के साथ, और लोअर वाले को टॉप लेवल वाले के साथ बात करनी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑपरेट करना पड़ेगा। वो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देगा, जो भी गाइडलाइन देगा, आपको उसको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको कोऑपरेट करते नहीं, हमको उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ रहा है। सुन रहे होंगे आप लोग वर्ड यूज करते हैं लोग, उसके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, कोऑपरेट। ये तो कोऑपरेट वाले को लोअर वाले के साथ, लोअर वाला अपर वाले के साथ करता है, और कोऑर्डिनेशन टॉप वाला किसके साथ करता है, लोअर। तो अब इसमें होता क्या है, जब कहा जाता है अगर आपको क्लियर कट बताई जाए, पहले से सारी बात बता दी जाती है प्लानिंग के अंदर ये काम करना है आपने, उसके बाद स्पेशलाइजेशन नॉलेज के हिसाब से वर्क को बांट दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क के बाद अगला पॉइंट था रिसोर्सेज को हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेंगे। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। जब आपका क्लियर कट का मतलब होता है साफ साफ पहले से टारगेट या प्लान बता दिया जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होगी। टॉप लेवल मैनेजर को पता रहेगा कि हमको अपनी इंप्लॉय से कैसे वर्क कराना है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट। और जो कोऑपरेशन होगा, जो लोअर लेवल होगा, उसको ऑटोमेटिक पहले से पता रहेगा, प्लानिंग में सब कुछ हो चुकी है कि हमको इनके साथ इतना वर्क करना। तो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन भी ऑर्गेनाइजिंग होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही ऑलरेडी सब कुछ प्लान डिसाइड, वन द प्लान, हम लोग प्लान में ये चीज डिसाइड कर चुके होते हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में सिंपल ये होता है कि अगर आप कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन प्रॉपर्ली करेंगे तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट होगी। तो कोऑर्डिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ होगा वहां पे अथॉरिटी। अगर टॉप लेवल ने या इधर उमर कोऑर्डिनेशन में ये कहा जाता है अगर अथॉरिटी ने जो टॉप लेवल की थी, टॉप लेवल ने अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अपने लोअर लेवल को ट्रांसफर की है, तो कोऑर्डिनेशन करने में कोई कंफ्यूजन बातचीत, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अगला पॉइंट क्या है हमारा, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। इधर सिक्योरिटी एंड सपोर्ट कीजिए। सिक्योरिटी एंड सपोर्ट कहता है कि जितने भी इंप्लॉय होते हैं एक दूसरे को आपस में क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वर्क जो आसानी से हो सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। सिक्योरिटी एंड सपोर्ट इंपॉर्टेंट में इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना। सिक्योरिटी एंड सपोर्ट ये होता है, कहता है जितने भी इंप्लॉय, जितने भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को आपस में क्या करें, सपोर्ट करें, इससे काम आसानी से होगा, मिलजुल के काम करें। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। अगला पॉइंट आप लोग इजी ले लो, अडॉप्टेशन टू चेंज या ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन से बेस्ट पॉइंट है छठवां पॉइंट, अडॉप्टेशन टू चेंज। अडॉप्टेशन टू चेंज, आप वही टेक्निक को फॉलो करें जो फ्लेक्सिबल हो, जिसको आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज। अडॉप्टेशन टू चेंज मतलब आप उस टेक्निक को, उस मेथड को, उस प्रोसीजर को फॉलो करो जो हमने प्लानिंग में पढ़ाया, उस मेथड को, उस प्रोसीजर को फॉलो करो जो फ्लेक्सिबल है। जो कौन सी हो, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब आप सभी जानते हैं फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। अडॉप्टेशन टू चेंज का मतलब आप उसी टेक्नोलॉजी को, उसी मेथड को, उसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे जो आप आसानी से जब आपको चेंज करना हो उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंस के बाद 5 बहुत और सफिशिएंट 6। अगला टॉपिक है स्टेप्स। स्टेप्स में भी यही है, सबसे पहला पॉइंट स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में डिवीजन ऑफ वर्क। आपको वर्क को बांटना पड़ेगा। वर्क को क्यों, जब तक आप वर्क को नहीं बांटेंगे तब तक आप ऑर्गेनाइजिंग कर ही नहीं सकते। किस लिए वर्क को बांटना पड़ेगा, कोई और रीजन बताइए। पहला पॉइंट तो कह रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को आपको बांटना पड़ेगा उनके जॉब के हिसाब से। मतलब जॉब मतलब आपने जिसको जिस हिसाब से जॉब पे रखा है। अगर कोई अकाउंट का टीचर है आप उसको अकाउंट की जिम्मेदारी दीजिए, कॉमर्स का है कॉमर्स पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स वाले को फिजिक्स को। आपको डिवीजन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने टीचर को रख लिया जो जिसका मन हो पढ़ाएगा, आपको वर्क बांटना पड़ेगा, ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजिंग में वर्क को क्यों बांटा जाता है, उसकी जॉब के हिसाब से, उसकी स्पेसिफिक नॉलेज के हिसाब से। हम लोग वही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पढ़े थे। इस पहला स्टेप कि मतलब कौन कौन सा स्टेप सीरियल वाइज फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में काम को बांटा जाता है बेटर, ताकि हम अपने टारगेट को आसानी से अचीव
कर सकें। अगला पॉइंट है ग्रुपिंग जॉब और एक्टिविटीज। ग्रुपिंग जॉब और एक्टिविटीज का मतलब है कि हम जो वर्क होता है पहले बताए थे कि आप उसको ग्रुप में बांटेंगे। ग्रुप में बांटेंगे, जितने भी आपके इंप्लॉय है, जितने भी वर्कर है, आप उनको ग्रुप में देंगे, लेकिन उनके ऊपर एक सीनियर पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो उन सारे को देख रेख करेगा कि ये काम सही ऑर्डर में कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको बोलते हैं ग्रुपिंग जॉब और एक्टिविटीज, ताकि आपका वर्क लंबे समय से आसानी से परफॉर्म हो सके। अगला पॉइंट है असाइनिंग ड्यूटीज। असाइनिंग ड्यूटीज, असाइनिंग ड्यूटीज, ये अच्छा पॉइंट है। असाइनिंग ड्यूटीज, असाइन मतलब जिम्मेदारी, हम उसको ड्यूटी भी देंगे। असाइन ड्यूटीज मतलब कि एक इंडिविजुअल को हम कोई ना कोई टारगेट देंगे, कोई ना कोई टारगेट देंगे कि जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये अपना काम प्रॉपर ऑर्डर में कर रहे हैं कि नहीं, जो ऑर्डर हमने बनाया ये ऑर्डर ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है, तो इसी को बोलते हैं असाइन ड्यूटीज। हम कुछ ना कुछ इनको ड्यूटी भी दे देंगे, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इनको ड्यूटीज दे देंगे, कोई ना कोई अगर ब्रांच मैनेजर की ड्यूटी असाइन कर देंगे कि आप देखिए जितने वर्कर वर्क कर रहे हैं ये टाइमली सारे ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं कि, इसी को बोलते हैं असाइनिंग ड्यूटीज। अगर आप लोग रीड करें एक बार, ईच ग्रुप और एक्टिविटी असाइन द इंडिविजुअल बेस, एक इंडिविजुअल को अपॉइंट करती है ये देखने के लिए कि अपना परफॉर्म वर्क कर रहे हैं कि नहीं। परफॉर्म मतलब जो उनको काम दिया गया, जिनको टारगेट दिया गया वो टारगेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगला डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर। डेलीगेशन वर्ड आया अंडरलाइन करते चलना जो इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब ये डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब तो आप समझती हैं, डेलीगेशन मतलब होता है ट्रांसफर। अथॉरिटी को ट्रांसफर की जा सकती है। डेलीगेशन तो वहां वर्ड बोल ही रहा है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। तो ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी कैसे ट्रांसफर की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वर्ड बोल रहा है ना, वहां पे क्या वर्ड डेलीगेशन ही लिखा है ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम जब जिसकी ड्यूटी बना देंगे, जिसकी ड्यूटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, तुम्हारी ये काम है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि आपको काम ऐसे ऐसे करना है वर्क। अब अगर उसको सिर्फ हमने ड्यूटी दी है तो कैसे कर पाएगा, हम उसको अथॉरिटी भी दे देंगे। आपको जो भी सामान प्रोवाइड, जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, जो आपको जितना पैसा लगेगा, हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप उसको बेफिक्र होकर हमसे मांग आस्क कर लीजिएगा, आप बता दीजिएगा। अगर उसको हमने सिर्फ ड्यूटी दी है कि आप काम करो, तो काम कहां से करेगा जब तक उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड। तो अथॉरिटी भी देते हैं, जैसे हम उसको ड्यूटी प्रोवाइड करेंगे। अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब हम अगर उसको ड्यूटी दे दिए हैं तो ड्यूटी के साथ साथ उसको अथॉरिटी भी ट्रांसफर कर देंगे ताकि अपनी ड्यूटी को सही से पूरा कर, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी अगर हम ड्यूटी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, अभी हमने इसीलिए कहा ना दोनों साथ साथ चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दोनों। अगर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमने आपको एक ड्यूटी दे दी है, वहां ड्यूटी वगैरह वर्ड यूज हुए होंगे। अगर हमने किसी को कोई ड्यूटी दी है, साथ में हमको उसको क्या देना पड़ेगा, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि जब उसको जो मर्जी होगी, जो सामान की रिक्वायरमेंट होगी, जो मटेरियल के, जो फाइनेंस, उसको टाइमली हमसे आस्क कर लेगा। इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। क्या लिखा है, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ये कहता है कि जब काम हम दे देंगे उनको, जब सारा काम उनको अथॉरिटी भी दे दिया, वर्क को हमने डिवाइड भी कर दिया, वर्क को क्या कर दिया हमने, वर्क को डिवाइड भी कर दिया उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। अगला पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो हमने अभी आपको एग्जांपल लिया था, 5 20 के कितने वर्कर थे, 5, उसमें कितने को हेड बनाएगा, एक को इंडिविजुअल ना। हम रिपोर्ट किससे लेंगे, उन 100 से लेंगे कि जो जिसको हमने हेड बनाया है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज में कहा जाता है जो इंडिविजुअल है, अब उससे हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि जो हमने टारगेट बनाया था, हमने उस टारगेट को अचीव कर पाए कि, ये स्टेप होती है ऑर्गेनाइजिंग के कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। हम एक इंडिविजुअल लेंगे, सबसे नहीं करेंगे, जितने ग्रुप में हमने टारगेट दिया सबको नहीं, क्योंकि उन सबका एक हेड बनाया है इंडिविजुअल्स, कोई ना कोई। उस इंडिविजुअल से हम क्वेश्चन आस्क करेंगे कि हमने जो टारगेट दिया था आप लोगों को, वो टारगेट अचीव हो पाया कि, तभी हम लोग, आप लोग सुने होगा प्रमोशन होता है, यही ऑर्गेनाइजिंग से चेक करता है, यही स्टेप के बाद उनका प्रमोशन होता है। आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा होगा स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट प्रमोशन, यही वाला पॉइंट होता है। अगला पॉइंट होता है, अब कोऑर्डिनेटिंग में 2 पॉइंट्स है, हम उनसे कोऑर्डिनेट दो टाइप भी करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग में भी 2 होता है, इसके पहले ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन 2, एक फॉर्मल होता है, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग में 2 वर्ड यूज हुए होंगे, एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप। हम उनसे कोऑर्डिनेट 2 चीज पे करते हैं, इनफॉर्मल रिलेशनशिप और फॉर्मल। एक तो अलग टॉपिक भी है, एक आप में अलग टॉपिक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, लेकिन एक पहले फॉर्मल रिलेशनशिप और इनफॉर्मल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल रिलेशनशिप
बता सकते हैं क्या होता है कोई फॉर्मल रिलेशनशिप और इनफॉर्मल रिलेशनशिप? कोऑर्डिनेट करेंगे हम लोग, उनसे दो चीज कोऑर्डिनेट करेंगे। एक, जैसे आप लोग हमसे एग्जांपल देते हैं, आप लोग हमसे अपनी पढ़ाई के बारे में बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सुनना, पढ़ाई के बारे में बात करेंगे उसको बोलेंगे फॉर्मल। आप अपनी घर के बारे में या अपने अपनी पर्सनल चीजें के बारे में हमसे राय मशवरा लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल। तो जब कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब जो इस एम्प्लॉय को हमने एक आदमी को हेड बनाया था, तुम सबको देखना, अब जब उससे हम दोनों बात करेंगे, फॉर्मल बात भी करेंगे। फॉर्मल मतलब हमने जो टारगेट दिया था उसको अचीव करवाए कि नहीं करवाए, वो फॉर्मल रिलेशनशिप कहलाएगा। इनफॉर्मल में उसकी पर्सनल चीजें, हम अपनी पर्सनल बातें करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? रीड करिए, 2 मिनट रीड कर लीजिए, रीड कर लीजिए। फॉर्मल इनफॉर्मल दो रिलेशनशिप होता है कोऑर्डिनेशन में। ये आ सकता है एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बताइए कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज में कितने रिलेशन, हाउ मेनी रिलेशनशिप आर फाउंड इन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी में दो रिलेशनशिप पाए जाते हैं, एक फॉर्मल रिलेशनशिप, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जो बिजनेस के बारे में बात करेगा, इजी वर्ड में बता रहे वही लिखा होगा, उसको बोलते हैं फॉर्मल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल रिलेशनशिप वो होता है जिसमें अपना हम पर्सनल, अपनी पर्सनल बात, उसको क्या बोलते हैं? हम तेज चल रहे, इतना टाइम नहीं है वरना चैप्टर 4-5 दिन लगेगा। कैच कर ले रहे हो? नहीं कर रहे हो? क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर बहुत स्लो है स्पीड। कैच कर रहे हो? नहीं, बाद में भी नहीं फ्लो में कहते हैं सर, आप रुकते नहीं ना, क्योंकि रेहान लोग को बड़ी दिक्कत थी, कहते हैं सर बहुत फ्लो में चलते हैं। अरे क्या लिखा है ना, पढ़ा कहाँ लिखा है? रिलेशनशिप, देयर रिलेशनशिप, हाँ देखो वहां बुक में लिखा भी। रिलेशनशिप कितने टाइप की है? अंडर 2 टाइप, पहला फॉर्मल, दूसरा द अथॉरिटी रिलेशनशिप रिलेटेड मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट की बातचीत होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड बातचीत, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल। ये शॉर्ट आंसर नहीं है कि बस एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप कितनी होती है, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज में कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है? 2 टाइप की। अब अगला आते हमारा दो टॉपिक है। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट नहीं आता। एग्जाम में लिख के आता है एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन, बच्चे कहते हैं पूरे टॉपिक में कहीं तो फॉर्म मिला ही नहीं, कहां था फॉर्म? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 होते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। 2 मिनट रीड कर लीजिए आप लोग, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल रीड करिए, 2 मिनट। फॉर्मल इनफॉर्मल रीड करो। सुनो भाई, जाने दो, जो बस तुम लोग को रीड करने को तो इधर एक कोड वर्ड है, याद रखना हमेशा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, अगर आपको ये एग्जाम में आएगा तो कोड वर्ड पहचानना सीखो पहले कौन क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार से अगर आप पेपर देख रहे हो, आप लोग पेपर ही नहीं पहचान पाते क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो कुछ कोड वर्ड जैसे बोल रहे हैं। यहाँ पे कोड वर्ड है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो जहां पे मैनेजमेंट फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, कोड वर्ड देखना बुक में लिखा होगा। जो आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे मैनेजमेंट अपना पूरा फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने वर्ड में लिखना चाहे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर दोस ऑर्गेनाइजेशन वेयर मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जहां पे मैनेजमेंट फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर दोस ऑर्गेनाइजेशन वेयर मैनेजमेंट आर फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जहां मैनेजमेंट का पूरा टारगेट होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल, मतलब अपने टारगेट को अचीव करना। हम अपने टारगेट को कैसे अचीव कर, उसको बोलते हैं रफली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हसमत, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? यहीं पे रोक देंगे, हम क्लास नहीं कंटिन्यू करेंगे। क्या बताया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? ध्यान, कितने टाइप के होते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? बुक है? सर हम लोग सुन देना पता है।
जो होता है ऑर्गेनाइजेशन की बात और हाँ एक मिनट शान शान इधर दूसरा क्वेश्चन और एक अराइज हो सकता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा क्वेश्चन ये बताइए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अप्लाई होगा कि इनफॉर्मल में? ध्यान से सुनना, फॉर्मल में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आप पूछ सकता है। अथॉरिटी एक क्वेश्चन ये भी कि इन विच ऑर्गेनाइजेशन, अब वर्ड चेंज किया, इन विच ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विल बी अप्लाइड, किसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अप्लाई होगा? फॉर्मल में, क्योंकि फॉर्मल में ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करेगा तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां भी फॉलो की। आगे पीछे कहीं ना कहीं लिखा भी होगा, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं वर्डिंग लिखी होगी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ देख लेना बस। अब और इससे कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होगा, हमने बता दिया। इजी वर्ड में याद रखना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर दोस ऑर्गेनाइजेशन वेयर मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जहां मैनेजमेंट फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उसी को बोलते हैं फॉर्मल। अगला इनफॉर्मल। अभी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज 2 मिनट बाद आ रहे हैं, 2 मिनट पहले इनफॉर्मल की मीनिंग बता दी, इसी समय याद नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में अपने ओन वर्ड में आंसर लिखने की कोशिश करना, वरना कॉमर्स याद नहीं हो पाएगा। अपने ओन वर्ड में कोड वर्ड जो बोल रहे उस कोड वर्ड को रटने के साथ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगला कौन सा है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे इको फ्रेंडली माहौल होता है। इको फ्रेंडली, जैसे तुम लोग हमारे साथ इको फ्रेंडली माहौल, जैसे तुम्हारे भाई हैं, इको फ्रेंडली माहौल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे इको फ्रेंडली माहौल, इको फ्रेंडली मतलब वहां लग नहीं रहा है, जैसे यहाँ टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप लग ही नहीं रहा है, तो वहां इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है जहां पे इको फ्रेंडली, एक कोड वर्ड है, इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जहां पाया जाता है। इको फ्रेंडली मतलब जहां पे आप अपनी पर्सनल बातें करते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कभी कभी आप तो यहाँ पे स्कूल वगैरह में कभी कभी आप तो इस स्कूल में पता नहीं हुआ कि नहीं, बाकायदा टीचर बुरा, अगर आपको कभी कभी कुछ कुछ स्कूलों में टीचर बच्चों का फेस पढ़ता है, कभी कोई टीचर का पर्सनल अटेंशन प्ले करता है क्लास में, कहता है आप किस लिए सैड है, बुला के पूछता है कि बच्चे को पर्सनल, टीचर तो ही है साथ साथ, लेकिन साथ साथ इनफॉर्मल वहां, इसीलिए वहां पे एक फ्री पीरियड भी होता है। आप लोग के स्कूल में फ्री पीरियड के अलावा स्पोर्ट्स पीरियड होता है ताकि बच्चों को इको फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड किया जा सके। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब आज अपने कोर्स में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे कौन सा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा? इको फ्रेंडली। बुक में रीड करो, बुक में वर्डिंग क्या लिखी है 2 मिनट रीड कर ले रहे हैं हम। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पीपल वर्किंग टुगेदर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बाद इको कहां लिखा है? द डेवलप, हाँ लिखा है जनरली द डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप फ्रॉम अदर इन कोर्स ऑफ देयर वर्क। जब जैसे हमने कहा नहीं अभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कौन सा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं जहां पे वर्क काम करने के दौरान, काम करने के दौरान इंप्लॉय अपनी पर्सनल, जैसे आप लोग पढ़ने के दौरान अपने घर की बातें कर रहे हो, ऐसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर काम कर रहे होते हैं। कभी आप लोग अगर देखें तो छोटे लेवल बता रहे हैं, जो आप क्या वर्कर काम करने आते हैं, अगर उनसे आप लेबर मिस्त्री बुलाते हैं कोई ना कोई जुड़ाई के लिए, घर को कोई ना कोई रिपेयर काम कराने के लिए, वो अगर आप गौर करो अपनी पर्सनल बातें भी करते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल बातें भी, उसी को बोलते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां काम के दौरान, काम के प्रोसेस में, काम कर रहे हैं लेकिन काम करते करते अपनी पर्सनल बात भी करेंगे, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कोई बात, जैसे मीटिंग, स्कूल में मीटिंग होती है, मीटिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि मीटिंग में कुछ कुछ पर्सनल बातें भी चली आती हैं मीटिंग में। तो और जब काम किया, जब कोई टारगेट दिया होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, जो वर्क का टाइम होता है, उस टाइम में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप रहेगा या कोई फंक्शन रहेगा। लेकिन वो हमने एक अलग हट के एग्जाम बताया आपको। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बस इतना रखना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जब वर्कर काम के दौरान काम कर रहे हैं लेकिन काम के दौरान अपनी पर्सनल बातें करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिंपल अर्थ में इको फ्रेंडली माहौल होता है, वहां पे फ्रेंडली वर्ड लिखा भी, इको फ्रेंडली। कौन सा माहौल होता है? इको फ्रेंडली। पिछली बार अगर आप देखेंगे इको फ्रेंडली,
अगला टॉपिक आइए इसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज। पहला, क्या क्या अच्छाइयां हैं, एडवांटेज की कितने नाम हैं, एडवांटेज किस किस नाम से आता है, एडवांटेज के नाम बताइए फास्ट। कौन बताया? अच्छा, एडवांटेज के दूसरे नाम पिछली बार आया, इस बार इनफॉर्मल के चांस है। पिछली बार फॉर्मल का है, इस बार इनफॉर्मल के चांस है। एडवांटेज को और किस नाम से जाना जाता है? मेरिट। वेरी गुड। कौन बोला? और एक मिनट, मेरिट, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस। डिसएडवांटेज के नाम याद रखना। डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, 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 डीमेरिट्स, लिमिटेशन। वेरी गुड। इसका एक नाम होता फेवर, 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 अच्छाई, फेवर। इसके पिछली बार आया था एक्सप्लेन द फेवर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द एडवांटेज, सॉरी एक्सप्लेन द फेवरेबल ऑफ। इस बार इसलिए इनफॉर्मल का ज्यादा चांस है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आइए रीड करें। पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज, एक मिनट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज है कि नहीं कोर्स में चेक कर लीजिए, 2 मिनट, 2 मिनट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग फीचर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हाँ है, एक मिनट भैया, ये है पहला। पहला पॉइंट क्या बोला एडवांटेज में? द ड्यूटी एंड रोल ऑफ ईच मेंबर इज क्लियरली डिफाइंड। ये कहता ऑर्गेनाइजेशन में पहला एडवांटेज ये होता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कि जितने भी इंप्लॉई हैं उनका हर एक का ड्यूटी, जो भी उनकी ड्यूटी उसको आप क्लियरली डिफाइन करो ताकि टाइम से अपना वर्क करके खत्म करें। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है भैया इधर? द ड्यूटी ऑफ रोल, जो ड्यूटी और रोल है ईच मेंबर की, हर एक इंप्लॉय, जितने भी इंप्लॉय, जितने मेंबर है उनका, आप उनका काम डिफाइन क्लियरली बता दो, तुम्हारा ये काम है तो अपना करो। दूसरा पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू द स्केलर चैन। यूनिटी ऑफ कमांड आपको मेंटेन करना पड़ेगा स्केलर चैन को फॉलो करते हुए। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केलर चैन, गैंग प्लान, यूनिटी ऑफ कमांड, वही का पॉइंट है। ऐसे बात वही बुलाएंगे सर को हम। मैनेजमेंट पढ़े हो? मैनेजमेंट में फ्यूल के कितने प्रिंसिपल हैं? 14 प्रिंसिपल। 14 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल स्केलर चैन भी है, जिसको एक गैंग प्लान भी है। गैंग प्लान उसी का पार्ट है स्केलर चैन का। यूनिटी ऑफ कमांड, 14 प्रिंसिपल है फ्यूल के ना, पढ़े हो ना? 2 प्रिंसिपल है, टेलर और फ्यूल। फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कुमैल, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन है? फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल फ्यूल है। कौन है? फ्यूल है। फ्रेंडलिक विंसलोट, फ्रेंडलिक, सॉरी फ्यूल है, कह रहे फ्रेंड, वो तो टेलर है, FW टेलर। लेकिन अगर पूछे कोई, हमने क्या वर्ड यूज किया था? हमने वर्ड क्या यूज किया था? फादर ऑफ। फादर ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोला था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाए तब फ्यूल है, फादर वर्ड आ जाए तो टेलर है। FW टेलर, फ्रेंडलिक विंसलो टेलर, जो 1694 में अमेरिका में जाके मैकेनिकल इंजीनियर थे, बाद में प्रमोशन हुआ था। पूरी कहानी बताई, अपनी कहानी पढ़ना घर पे। चलो अगला, तीसरा पॉइंट, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है क्योंकि वहां अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो की जाती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे ये भी एक एडवांटेज है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक एडवांटेज ये, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, क्या वर्ड बोल रहा था? यूनिटी, क्या बोल रहा था? इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि यहाँ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप होता है। जैसे अभी यहाँ पे शासन टाइट होता है, हम जो बोलते हैं, तुम ही लोग बात मानते मेरी, इसी को बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी होता है। लेकिन सॉरी 2 मिनट, तीसरा पॉइंट हमने नहीं समझाया तो बता दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन। यूनिटी ऑफ कमांड कैसे मेंटेन होता है? स्केलर चैन। स्केलर चैन से गैंग प्लैंक क्यों नहीं यूज किया गया वर्ड? यहाँ कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन कह रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड जो होगा वो हमारा मेंटेन किसके तहत होगा? स्केलर चैन। और एक गैंग प्लैंक भी पढ़ा था। गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लान, जिसका जिससे मर्जी चाहे बात कर ले।
बात कर ले, लेकिन गैंग प्लान में आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अथॉरिटीज और सुपीरियर का रिलेशनशिप उसमें फॉलो, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वाला रिलेशनशिप उसमें क्या करना पड़ेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब यूनिटी बनी रहेगी, जो बात एक टॉप लेवल बोलेगा उसकी बात सब मानेंगे, वरना हम अलाउ करते हैं जब जैसी जिसकी मर्जी है बात करो, स्केलर चैन के साथ नहीं। क्योंकि गैंग स्केलर चैन में क्या होता है, इसका गैंग प्लैंक में जिसकी जिसकी मर्जी उससे अपनी बात तो मेंटेन हो पाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। आप लोग की अपने मर्जी से बात कर रहे हो, लेकिन अगर यूनिटी ऑफ कमांड हम बोलेंगे तो वही बात करोगे, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया वही फॉलो। वो किसमें फॉलो किया जाता है, स्केलर चैन होती है। हमने जो बात बोली कुमैल, अगर हमने हमारे बाद परमिशन मिली किसको, फिर वो उसके बाद जिसको परमिशन देंगे वो, तो चैन यूनिटी ऑफ कमांड कब फॉलो होगी, जहां पे स्केलर चैन फॉलो किया कमांड। हम बोलेंगे हमारी बात तभी रखी जाएगी जब हमारे क्या रहेगा, स्केलर चैन रहेगा। गैंग प्लान हमने आप लोग गैंग प्लान की तरह हो, जिसकी जो मर्जी हो आपस में बात, तो ये तो यूनिटी ऑफ कमांड वहां पे फॉलो। तो ये इसलिए कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी एक एडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो की जाती है स्केलर चैन की वजह से। किसकी वजह से। अगला, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इंटरप्राइज। हाँ, स्टेबिलिटी का मतलब इंटरप्राइज तभी स्टेबल हो सकता है, इंटरप्राइज मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर जैसे स्कूल में कुछ लोग कहते हैं डिसिप्लिन, जैसे आप लोगों ने स्कूल का एक नाम सुनूंगा, डिसिप्लिन से बहुत इफेक्ट पड़ता है। डिसिप्लिन से बच्चे, आप जाओगे बाहर, कहोगे हमारी कोचिंग में तो जहाँ जैसे हम लोग हल्ला गुल्ला करें, तो बाहर में इसका एटमॉस्फेयर पड़ता है, असर पड़ता है। लोग अपनी लड़कियों को नहीं भेजना पसंद करेंगे, या लड़के जो अच्छे कहेंगे वहां का माहौल सही नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इसमें बिजनेस स्टेबल रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो किया जा रहा है, डिसिप्लिन ऑर्डर मेंटेन किया गया है, रूल एंड रेगुलेशन के तहत वर्क हो रहा है। तो बिजनेस स्टेबल, स्टेबल का मतलब रुके, तो बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है। एक एग्जाम्पल तुम ही लोग का दे रहे हैं, आप लोग जहां जाओगे ना, आप लोग अपनी बहन बेटी को वहां भेजोगे जहां पे समझ ही रहे हो आप, भेजेंगे क्योंकि आपको पता है वहां का माहौल खराब है, नहीं भेजेंगे। तो स्टेबल, अरे भाई ठीक है, हम तुम लोग को बता रहे एग्जाम पे, तुम लोग की भाषा में तुम लोग हम ही को समझाने लगते हो, ये हम भी रीड करके चल दें। ठीक ठीक, जो बात भाई तुम लोग की तुम ही लोग के बस की है, हमको नहीं झेलना। अगला, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ, और हाँ इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेमवर्क मतलब जैसे एग्जाम में टीचर लेसन प्लान बनाता है कि हमको ये काम इतने दिन में करना, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के थ्रू उसको फ्रेमवर्क पूरा वर्क बना के दिया जाता है, आपको काम ऐसे करना है, वो भी प्रिंटेड। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चैप्टर 9th, अगर आपको याद होगा, इस साल पहले 11th में, वहां पे होम ट्रेड डॉक्यूमेंट यूज इन, वहां पे और इंक्वायरी होती है, ऑर्डर होता है, कोटेशन भेजा जाता है, कैटलॉग प्राइस वहीं की ये वर्ड है, उसमें कैटलॉग प्राइस से बस जाने जितना पढ़े हो। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क मतलब पूरा का पूरा वो रिटन फॉर्म में फ्रेमवर्क देता है, वर्क ऐसे करना। डिसएडवांटेज आइए, इट मे क्रिएट रिगिडिटी टू द प्रेजेंट पॉलिसी एंड रूल। मतलब रिगिडिटी का मतलब वर्ड एक वर्ड यूज हुआ, एक ही वर्ड से सारी मीनिंग है। इट मे क्रिएट रिगिडिटी ड्यू टू द प्रिस्क्राइब पॉलिसी एंड रूल। पर ये पूरा ना, रिगिडिटी आगे क्रिएटिव टैलेंट में नॉट बी एडिक्वेट रिकॉग्नाइज। मतलब रिगिडिटी का मतलब ये होता है उन्होंने प्रोसीजर बना के दे दिया, पूरा फ्रेमवर्क बना के टॉप लेवल वाले ने बना कर दे दिया, इसी को ऑर्डर करना। अगर कोई आदमी नया टैलेंट दिखाना भी चाहे, उसका टैलेंट यहाँ वेस्ट है, क्योंकि जो टॉप लेवल का ऑर्डर मिल गया वही आपको फॉलो करना है, अपना आप टैलेंट उसमें यूज। ये बुराई भी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपनी राय वहां, आप लोग कितनी अपनी राय रखने को जरूरत, हम तो हमसे आगे का अपनी राय रख रहे हो, हम पढ़ा रहे बस वही पढ़ो। तो यहाँ पे फीडबैक मतलब आप तुम फीडबैक, तो ये भी मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक नहीं लेता, ये बुराई है रिगिडिटी, क्योंकि वहां उसका टैलेंट वेस्ट हो जाता है। अगर उसके पास कोई जरूरी नहीं है, अगर 100 दिमाग है, हमारा अकेला दिमाग है, तो बेहतर है एक दिमाग से 100 दिमाग ज्यादा बेहतर होते हैं। हो सकता है जितना हमने सोच पाया उतना आप नए नए तरीके सोच लें। तो यही कहता है डिसएडवांटेज का सबसे पहला पॉइंट रिगिडिटी। रिगिडिटी मतलब कि ये सबसे बुराई, मतलब ये एक वर्ड यूज हुआ ना, इट मे क्रिएट रिगिडिटी ड्यू टू प्रिस्क्राइब, मतलब क्योंकि वहां पे एक पॉलिसी बना दी गई, यही पॉलिसी यही रूल के हिसाब से काम, तो जो नए लोगों का टैलेंट है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसी ये पहली बुराई है, डिसएडवांटेज मतलब पहली खराबी है, समझ गया ना खराबी। दूसरी खराबी क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड क्लोज एस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड, वही वाला फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये बुराई है। चेन ऑफ कमांड, अगर कोई बात तुरंत हमको करनी है, गैंग प्लान होता तो तुरंत बात हो जाती। गैंग प्लान में क्या होता है, गैंग प्लान में अगर हमको कुमैल को कोई बात करनी है डायरेक्ट हमसे कर सकते हैं, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना, यूनिटी ऑफ कमांड कैसे होता है। यूनिटी ऑफ कमांड
स्केलर चेन होती है ना यूटी ऑफ कमांड में, स्केलर चेन ए बी इस तरह होता है, इस तरह होता है, बनता है ना ट्रायंगल फॉर्म में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। गैंग प्लान होता है, एफ ई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है गैंग प्लान में, डायरेक्ट कांटेक्ट। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड में अगर ए को कोई बात पहुंचानी है, एफ को, एफ अपने ऊपर वाले को बताएगा, एफ किसको बताएगा, जी किसको बताएगा, एच किसको बताएगा, आई बताएगा ए को। तो ये बुराई है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज फॉलो द चेन ऑफ कमांड। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है। इससे अगर कोई इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो, इमीडिएटली कांटेक्ट करना हो, आई को कोई, एफ को कोई, ए से इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो तो कर पाएगा? ये बुराई है, दूसरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बुराई, क्योंकि इसका रूल प्रिस्क्राइब है कि आपको अपने सीनियर से बताओगे, वो अपने सीनियर से बताएंगे, अपने सीनियर से अपने, जैसे आपको स्कूल में, यहाँ पे तो नहीं है, बीएचएस वगैरह में आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको हो चुका है, वरना आपकी स्कूल में एक होता है टीचर, टीचर से ऊपर होते हैं कोऑर्डिनेटर। कौन होते हैं? कोऑर्डिनेटर। टीचर बताता है कोऑर्डिनेटर्स को, कोऑर्डिनेटर बताते हैं वाइस प्रिंसिपल या सुपरवाइजर, फिर वो प्रिंसिपल तक जाती है। अगर आपको कोई डायरेक्ट बात करनी प्रिंसिपल से, आप डायरेक्ट बात, ये इसमें बुराई है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये, क्योंकि वहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है रूल एंड रेगुलेशन के साथ, कानून कायदे। अगला अपना नहीं भैया, अगला ड्यू टू, तीसरा पॉइंट भैया ठीक है जो तुम लोग करो, वहां पूरा लिखा भी, हम पूरी नहीं डिटेल कर रहे, रफली बता रहे, पूरा अगर पढ़ेंगे। ड्यू टू फोकस स्ट्रक्चर एंड वर्क ह्यूमन रिलेशनशिप में नॉट बी फुली अंडरस्टूड। बताइए किस वजह से? चलिए वहां पे अच्छी बात है, लिखा है ना ड्यू टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर वर्क। हाँ, क्योंकि वहां पे हाँ काम के हिसाब से, जो उनका काम, जो वर्क दिया गया उसी हिसाब से वो करते हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्स, ये भी बुराई है। अगला, इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क। ये कंप्लीट पिक्चर क्यों नहीं, ये अच्छा पॉइंट है, क्यों कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाते कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है। चलो और अच्छी बात है, लेकिन और डिटेल, इट कंप्लीट प्रोवाइड, हाँ ये भी बात, तुम्हारी बात सही एकदम, कि जब एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फुल इच्छा, लेकिन वहां पे लिखा है ना, क्या वर्ड था, पूरा वर्ड पढ़िए जरा, इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क, कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसकी पूरी कंप्लीट पिक्चर क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाते। रीजन इस पे आ सकता है, एग्जाम में केस स्टडी बन सकता है, केस स्टडी आ सकता है, क्वेश्चन में केस स्टडी बन सकता है, एकदम डिटेल करना कि कहां पे, मतलब कोड वर्ड में मिलेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में उसका ड्रॉबैक है कि कंप्लीट पिक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाता। केस स्टडी बन के आते हैं ना 5 क्वेश्चन, ये बन सकता है क्योंकि जहां पे क्वेश्चन है घुमाने लायक, बता दे रहे, यहां से कोई स्टडी बन सकता है, क्वेश्चन अंडरलाइन करने शॉर्ट। लेकिन रीजन और कोई बताया, और कोई रिस्पॉन्स, क्यों इतना तो बताया, क्यों कंप्लीट पिक्चर नहीं कर पाता, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। अब अकेले, क्योंकि एक अकेला आदमी, आप लोगों ने एक पॉइंट बताई दे रहे हैं, पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर पढ़ चुके हो, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये पढ़े ना, अब क्या आखिरी पढ़ोगे क्या, स्पैन ऑफ कंट्रोल, विदर इन लोगों को पढ़ा, स्पैन ऑफ कंट्रोल, खड़े हो, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल कौन बताएगा, कोई आप लोग क्लास में, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यार क्या पढ़े हो आप लोग। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू वन मैनेजर, जहां पे सारे मैनेजर, स्पैन ऑफ कंट्रोल की मीनिंग देखते, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू वन मैनेजर। क्या बोला इंग्लिश में, स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू सबऑर्डिनेट, किसको बोलते हैं, सबऑर्डिनेट। हाँ अच्छा भैया, सबऑर्डिनेट नीचे आए, स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू वन मैनेजर। मतलब अगर एक मैनेजर जो है, एक मैनेजर 50, रेहान बाहर कर देंगे तुमको हम। पढ़ो चलो टॉपिक, हाँ हो गया है, प्रोवाइड पिक्चर। अगला, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पहला पॉइंट आओ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है एडवांटेज डिसएडवांटेज, शायद एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉइंट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, पहला पॉइंट है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, पहला पॉइंट है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। पेज नंबर 246 नई बुक में देखिए, आगे पीछे होगा,
246 पहला पॉइंट है 246, पहला पेज नंबर 246 मिला, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। पढ़िए 5 मिनट पहले सारे पॉइंट पढ़ लीजिए, तो पढ़ लीजिए 5 सारे पॉइंट, 5 पॉइंट रीड कर लीजिए, कितने हैं रीड कर लीजिए ताकि हम तेजी तेजी समझाते चलेंगे। हाँ पेज नंबर 46, इस बुक में दूसरा पेज है। रुक जाओ, देख रहे हैं सर। एक मिनट भैया, है कि नहीं सर? मुझे लगता नहीं सर। शांत। उनकी नई बुक है क्या सर? मिल गया है, तो एडवांटेज ऑफ मिल गया। मिला पहला पॉइंट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दूसरा पॉइंट रिलीफ फ्रॉम मोनोटोनी, तीसरा सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम, चौथा है प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर, पांचवा है कम्युनिकेशन चैनल, छठा इनोवेटिव क्रिएटिविटी, सातवां सोशल कंट्रोल। हम मार्क कराएंगे कौन कौन सा पढ़ाएंगे, रीड करो नहीं आप लोग को टफ पड़ेगा। 8वां पॉइंट रीड कर समझाएंगे, 8th 7th 6th 5th भी कम्युनिकेशन चैनल भी। अगला 4th प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर। अगला सॉल्यूशन, बस यहां से 3rd से लेके 8th तक। फर्स्ट सेकंड हटा दो, फर्स्ट सेकंड नहीं समझ पाओगे, बहुत हार्ड है समझने के लिए, तुम लोग आधी जिंदगी गुजर जाएगी इसे बोलने समझने के लिए। तब आगे ये, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये 2 वर्ड जो है, ये 4 चैप्टरों को एक साथ समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, XYZ थ्योरी, मैनिपुलस थ्योरी, जब समझाएंगे तब जाके 2 पॉइंट समझ में आएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे हम पॉइंट में। अगला सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम, हाँ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बनेगा, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग पढ़ लो, खुद ही नहीं समझ ही नहीं पाओगे, देख लो अगर वर्ड पढ़ेंगे खुद ही नहीं समझ पाएंगे, इसलिए नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। क्या चीज किसके ऊपर गया, जाने तो जिसके ऊपर जा रहा, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमने पहले पूछा सॉल्यूशन ऑफ, इसीलिए हमने कहा भाई स्पीड फास्ट है तो पहले बता दो, स्लो कर लें, हमको इन लोग को पढ़ाना था, सर ने कहा भाई हमारे बच्चे उनको भी पढ़ा देना। सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम, धीरे चलें, यहाँ पे कुछ पढ़ना है नहीं, क्या है खाली समझना, हमने समझाते चलने, बाकी इसी पे रोक देंगे, अभी इसके बाद टॉपिक और लेंगे बस। पहला पॉइंट चलो आते एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ, बताइए साबिर, सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम, इधर सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम का मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर होते हैं आपस में वो जब अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो उसको उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। कि हमारा क्या, जैसे आपने कहा नहीं काम कर रहे होते हैं, मिस्त्री जोड़ रहे होते हैं दीवार, आपस में बात कर रहे थे हमारे घर में आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, तो आपस में वो लोग दूसरा घर में ऐसा कर लो, इसका इस तरह। तो कभी कभी प्रॉब्लम को शेयर करने में जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जब काम के दौरान वर्कर या हम कोई काम कर रहे होते हैं, यार आज घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो लोग उसका सोल्यूशन भी, जैसे हम लोग भले डॉक्टर नहीं है, कहेंगे मेरे दांत में दर्द में दवा, दांत में दर्द है या सर में दर्द है, वो लोग दवा बताने लगते हैं शेयर करने में, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब बता रहे हैं। यहाँ पे यही पॉइंट है कि सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी कभी कभी आपस में शेयर करके बता दिया, अगर आपस में आप बात एक्सचेंज करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी बता दिया काम करने के दौरान ही।
हम लोग स्कूल में पढ़ते रहते हो, तुम लोग अच्छा कौन जानेगा, पढ़ते रहते हो भाई, आज घर में ये हुआ तो लोग दूसरा वाला दोस्त तुम्हारा सजेशन भी देता है। अगला चलो भाई, तो अब हमारी चलो अगला पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर। प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर से कैसे बचाया जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? लास्ट लाइन में ये एक मिनट शांत। इसमें क्या हुआ मतलब हमने कहा नहीं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर। अब हम बताते हैं आउटसाइड प्रेशर का मतलब, अगर आप काम करने के दौरान ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम बता दें आप ये भी कहां पे यूज होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो ये वर्क होगा, ये वर्क किसी टॉप लेवल अथॉरिटी में जहां पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जाए, और अगर वहां पे काम के दौरान आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में ये वर्ड नहीं यूज होगा, याद रखिएगा गौर से। ये वर्ड वहीं पे यूज होगा जहां पे हम फिजिकली वर्क कर रहे होंगे। जहां पे हम अगर मेंटली वर्क कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे तो वर्क सही से नहीं अचीव करेंगे। अगर आप जहां पे फिजिकल का मतलब होता है जहां पे हम हाथ पैर से काम करेंगे, जैसे लेबर तबका, क्योंकि दो वर्कर होते हैं, हम भी लेबर, सब पूरी दुनिया लेबर है, दो टाइप के पढ़े ही हो गए, जो एक मेंटल होता है फिजिकल, हम मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर हैं, तो हम काम के दौरान कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तो यहां पे कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर का मतलब होता है कि जो वर्कर काम के दौरान बात करते भी हैं उनके ऊपर मैनेजर, मतलब जो उनसे सुपीरियर, जिसको ठेकेदार कहते हैं, उसका कोई प्रेशर इनके ऊपर नहीं होता। कि जैसे अगर हम बैठ के ऑफिस में करेंगे, हम तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, हम थोड़ी इनफॉर्मल के, हम कहां काम कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर। लेकिन अगर ये वर्ड याद रखना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज कहां पे होता है भी बता दे रहे, जहां पे फिजिकली वर्क किया जाता है। क्योंकि हमने मीनिंग बताया जो उस समय नहीं क्लियर बताया था कि काम के दौरान जब लोग बात करेंगे उसको क्या बोलते हैं, अपनी पर्सनल चीज, उसको इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे यूज होगा जहां पे फिजिकल वर्क होगा। कौन सा वर्क हो रहा होगा? जहां अपने हम हाथ पैर से काम कर रहे होंगे। अगला पॉइंट, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल इजी है, कम्युनिकेशन चैनल हमको नहीं रीड करना पड़ेगा, आप लोग खुद ही रीड कर लो। कम्युनिकेशन चैनल एकदम इजी है। कम्युनिकेशन चैनल कौन बताएगा? हाँ, कम्युनिकेशन चैनल का मतलब यहाँ पे होता है जो अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग, जो अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग, खत्म करते हैं यहीं पे। भाई पढ़ा लेने तो बता, यहीं पे रोक देंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा रोक देंगे, कल से तुम लोग को नहीं बैठाएंगे अपनी क्लास में। कम्युनिकेशन भैया डिस्टर्ब करोगे, हम तुमको नहीं बोल रहे हैं। वो है ना मत तुम्हारे पास, खड़े हो जाओ, तुम आज खड़े हो, पहले खड़े हो, बताइए फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? पूरा सही से बताइए। फ्रेंडशिप एग्जाम में क्या लिखेंगे हमसे बता दो। वही वाला एग्जाम तुम्हारे पर फिट बैठता है जो भी बताए थे हसमत हम। बताओ जल्दी बताओ कम्युनिकेशन चैनल। इतना तो हम ही ने बोला इमोशन फीलिंग के साथ होता है, पूरी सही से। इतना वर्डिंग तो नहीं लिखी होगी, कुछ कुछ डिटेल बताइए। और तो कोड वर्ड इमोशन फीलिंग, इतना कोड वर्ड है नहीं, क्वेश्चन में काफी है। इसके पहले वहां पे था डिसएडवांटेज, यहाँ इसका एडवांटेज है। बैठ जाओ। कम्युनिकेशन चैनल ये कहता है कम्युनिकेशन चैनल में बैठ जाओ, अपनी हंसी, अपनी टेंशन, अपनी खुशी, जो भी हमारे अंदर इमोशंस है, जो हमारी फीलिंग है, उसको हम शेयर करते नहीं, उसको हम बांट लेते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ कम्युनिकेशन चैनल ये होता है, कम्युनिकेशन चैनल की चीज का होता है, सुनना ध्यान से, 5 चीजें होता है।
अपनी खुशी, अपनी गम, अपनी सैडनेस, अपनी टेंशन और फीलिंग इमोशन, ये सारी चीजों को एक कम्युनिकेशन चैनल यहाँ पे कहा गया है। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ये एक इसका एडवांटेज है, यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल कोई टॉप अप डाउन नहीं होता। यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल में हम लोग क्या बात करते हैं, अपनी फीलिंग बात करते हैं, अपनी टेंशन मतलब घर की बातें, इमोशन, अपना सेंटिमेंट, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैनल सिंपल वर्ड्स में ये है, कम्युनिकेशन चैनल में क्या बात करते हैं। लेकिन एक मिनट, ये तो बता ही नहीं इसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वहां तो बता दिया, एक मैनेजर है, एक सुपरवाइजर या सबऑर्डिनेट बोल लो। यहां पे कितने लोग होते हैं, दो है, लेकिन नाम क्या यूज करेंगे, वहां तो नाम हमने बता ही दिया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर होते हैं, दो। एक आप मैनेजर बोल लो, मैनेजर, सुपरवाइजर या सबऑर्डिनेट। मैनेजर तो ही है, सुपरवाइजर या वर्कर या सबऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे कितने वर्कर होते हैं, हाँ वेरी गुड, क्यों दो। क्या अगर हिंदी में बात करें, एक सुनने वाला, एक बताने वाला, लेकिन वर्डिंग क्या यूज करेंगे बताइए। इंश्योरेंस में कितनी पॉलिसी थी, वही 2 मेंबर इसमें कहा जाता है। इंश्योरेंस में कितने मेंबर होते हैं, इंश्योरेंस में 2 ना, एक जिसको, हाँ कंपनी, सुनने वाले को यहाँ बोलते हैं इंश्योर्ड। सुनने वाला, जो आदमी सुन रहा है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, और सुनाने वाला, अपनी दास्तां सुनाने वाले को इंश्योरर। जो अपनी दास्तां सुना रहा है, अपनी टेंशन, अपना गम कमा रहा है, जिस चीज में गम कमा रहा है, जो भी टेंशन, उसको जो फीलिंग है, उसको बोलते हैं इंश्योरर। जो सुन रहा है उसकी कहानी को इंश्योर्ड, और क्या सुना रहा है, अपनी फीलिंग सुना रहा होगा, अपने इमोशन सुना रहा होगा, अपने सेंटिमेंट सुना रहा होगा, अपनी सैडनेस सुना रहा होगा, अपनी लव सुना रहा होगा, अपनी अफेक्शन, और क्या सुनाएगा। चलो अगला, सोशल इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, इसमें इनोवेटिविटी क्रिएटिविटी को कोई रोक, क्योंकि इसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। सर आपने ऐसे काम करने को बोला है क्योंकि आपसी भाईचारा है, तो हमारे साथ भाईचारा क्रिएट करो। सर ये पॉइंट ऐसे भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप वर्क ऐसे भी करवा सकते हैं हमसे, ऑर्गेनाइजेशन में काम को इस हिसाब से भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब नया, क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों नए वर्ड है। इनोवेशन मतलब नई चीजें, इनोवेशन और क्रिएटिविटी 2 वर्ड है। क्रिएटिविटी मतलब क्रिएट करना, इनोवेशन न्यू थिंग क्रिएट करना। यहाँ पे न्यू थिंग क्रिएट की जाती है, इसका अच्छाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एकदम छूट दे रखे हैं। अगर आपको लगता है कोई दूसरे तरीके से वर्क किया जा सकता, आप हमको उसका सजेशन फीडबैक दे दो। अगला पॉइंट, सोशल कंट्रोल। इसी पे लास्ट पॉइंट है, बस 5 पॉइंट है इसका, 1 2 3 4। हाँ 1 मिनट, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4। हाँ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल, वहां पे एक वर्ड होगा कॉमन इंटरेस्ट, होगा ना, इसको बस अंडरलाइन करना। कॉमन इंटरेस्ट सबका एक ही उद्देश्य होता है। कॉमन इंटरेस्ट मतलब जितने भी वर्कर होते हैं सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक टारगेट। वहां पे लिखा है ना एक वर्ड, कहां मीनिंग। सोशल, अगर हम बात करें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट द प्रमोट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यू ऑफ इट मेंबर। मतलब यहाँ पे जितने भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर वर्क कर रहे होते हैं, उन सबका एक होता है, उन सबका एक उद्देश्य होता है, एक इंटरेस्ट होता है। वो क्या होता है? इनफॉर्मल का ये है ही नहीं भैया, वो तो फॉर्मल में है। सबका एक इंटरेस्ट है, सबका एक उद्देश्य है। क्या एक उद्देश्य है? बुक में लिखा है वर्डिंग साफ साफ, सबका एक उद्देश्य है। हर एक मेंबर की कदर करना, आप किसी को नीचे नहीं, सबका एक ही इंटरेस्ट है कि हमको आपस में, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं हकीर निगाह से, छोटा ना समझे। सबका एक ही इंटरेस्ट है। हमको सोसाइटी में होता नहीं कुछ लोग, सबका एक कॉमन इंटरेस्ट, सबका एक टारगेट होता है। हम जितने भी वर्क कर रहे हैं, हम सब वर्क कर रहे हैं, सबका एक ही इंटरेस्ट है, हम सब बराबर है, हम सब। तो उसको बोलते हैं, देखो लिखा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, बचाता है और प्रमोट करता है कि हम सबका एक ही इंटरेस्ट है। वो क्या? हमारी कदर, हमारी वैल्यूज। वैल्यू का मतलब क्या? हमारी कदर, जिसको बोलते नहीं हमारी कदर। आगे लिखा भी होगा, आगे कहां गया? मेंबर डिविएटिंग फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स कॉल्ड, देखो मेंबर डेविएटिंग फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स आर, क्या लिखा है वहां पे?
उसको जाने दो, उसको तुम लोग नहीं समझो तभी बेहतर है, अभी तुम लोग मजाक करोगे, जाने दो भाई, इतना सोशल बहुत इतना सोशल ठीक हो जाए। सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, ये तो कह रहा है सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल तो है ही है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कैसे करने की कह रहा है। अगर आप मीनिंग नेम देके बात करें, कह रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करता है ना, अभी तक हमने कोई ऐसी बात बताई नहीं, क्या रुक गया, चलो अच्छी बात है, चलो रीड कर लो, शायद कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि हम इसी तरह पढ़ाते हैं, जो नहीं आता पहले तुम लोग को रीड करा दे रहे हैं ताकि कुछ खुद से समझ सको। आप पढ़ोगे एक बार बुक ना तो कुछ आइडिया लगेगा, कुछ कोड वर्ड से, हाँ ये कहने, और हाँ बोर्ड में आपको पॉइंट याद करना, हम आपको बता दे रहे कैसे अच्छे मार्क्स देख लेना, हमसे आके मिल लेना, अगर 80 से कम मिलेगा। बोर्ड में जितने भी जैसे एडवांटेज है, एडवांटेज जो वर्ड टू वर्ड एंड पॉइंट एड टू एज इट इज लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन जितने भी वर्डिंग आप अपने वर्ड फ्रेम लिखेंगे, एग्जाम्पल जरूर कोड करना, एग्जाम्पल और कोड वर्ड को ब्लैक पेन से लिखेंगे, जैसे अभी हमने बताया कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, आप इसको लिखने के बाद अंडरलाइन करेंगे, बाकी वर्डिंग क्या करें, बस वो देखना चाहता आपको कोड वर्ड कितने याद हैं, और आप एक्सप्लेनेशन पॉइंट याद करके जाइए। अब आखिरी में जो एकदम गैर गुजरा, हम तो नहीं जानते, वो पॉइंट रट ले ना आएगा भैया, तो जो आपको कहानी याद होगी वही कहानी लिख के आना, लेकिन छोड़ के मत आना। जो आखिरी में जो गैर गुजरे हैं, जो पास होने की उम्मीद नहीं, उनको बता दे रहे हैं। एक पेज लेना, एक पेज आता है, उस पे आया एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सुन लो, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, 4 पॉइंट पता है, 4 पेज में मुझे ये पॉइंट रट लो, पॉइंट रटे तो कुछ नहीं हो सकता, पॉइंट रट लो, अंदर फिर जो भी बने सो बना देना, छोड़ के मत आना, तो भी कम से कम 50-55 नंबर पा जाओगे कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में। आखिरी में जो एकदम, ये मेरी बात याद रखना, अगर फेल हो गया तो बताना, अगर ये करने के बाद एकदम पॉइंट रटने के बाद अंदर नहीं कर रहे। अब तुम लोग लगभग, हमको लग रहा है पूरी क्लास ही यही कैटेगरी में पहुंची है, अंदर एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो पॉइंट जरूर याद कर लेना, हम बता रहे जो पॉइंट याद कर लो। मेरी बात याद रखना, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन के साथ पॉइंट जरूर लिख देना अंदर अपने, अगर नहीं समझ में आ रहा इसीलिए हम कहानी टाइप में समझाए, खुद तो फ्रेम कर लो, नहीं फ्रेम कर पाओ भी जो अपनी कहानी, फिर वो मत लिख देना कि वो अपनी स्कूल की कहानी, मतलब वर्डिंग थोड़ा बना कर लिख देना। आ जाइए लास्ट पॉइंट, सपोर्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे सपोर्ट करता है, कुछ वर्ड याद रखना, इतना कुछ समझाएं, कुछ याद कर ले 1% तो भी, कैसे सपोर्ट करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, हाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन सपोर्ट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे सपोर्ट करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, बताओ भैया तुम लोग। बुक है, बुक के होने के बाद भी, एक मिनट, 2 बुक है ना यहाँ, एक बुक इन लोग को भी दो, नहीं कहाँ है, गूगल भी नहीं बता पाएगा इसका आंसर एकदम एग्जैक्ट। बड़े-बड़े एम्प्लॉय कंपनी छोटे एम्प्लॉय को सपोर्ट करते हैं, बड़े-बड़े एम्प्लॉय कंपनी की छोटे एम्प्लॉय को, वो नहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे आ गया, नहीं यहाँ पे वर्ड कर रहा है सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लास्ट में वर्डिंग है, हाँ लास्ट में ये। अब सुनो यार, छोड़ जाने तो तुम लोग, जो सबसे ज्यादा इधर, जैसे अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, इन 20 बच्चे में एक बच्चा तो टैलेंटेड हो गई होगा, एक बच्चा टैलेंटेड है, इसी तरह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्कर है तो उसमें जो वर्कर बहुत टैलेंटेड है वो क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, मतलब उसकी बात, जैसे आप कभी भी सुनो, जितने भी वर्कर हैं, अगर आप स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे में एक बच्चा टीचर का फेवरेट होता है, चहीता होता है ना,
टीचर को सपोर्ट करता है। अगर 40 बच्चे हैं, 40 सुनना मेरी बात, 40 बच्चे किसी टीचर के खिलाफ है क्लास में, लेकिन एक बच्चा होगा जो उस टीचर की फेवर में होगा। इसी को बोलते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉय होते हैं उसमें कुछ इंप्लॉय ऐसे होते हैं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मतलब उनको जो सजेशन होता है उनकी बात को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल नहीं सुनता, लेकिन जो सुपरवाइजर रखा है उस सुपरवाइजर से वो बोलता है कि इस आदमी पे तुम नजर रखना, इस आदमी पे देखना, अगर ये कोई सजेशन देता है, कोई फीडबैक देता है, इसके अंदर टैलेंट है, उसको हमको बताना। तो उसके इंफॉर्मेशन को भी वो सपोर्ट करता है। जैसे कभी कभी आप लोग नई स्कूल में देख, यहाँ पे तो नहीं, बाकी स्कूलों में ये होता है, जो बच्चे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको टीचर अलग से बुला करके अलग से उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब आप बता रहे अलग से, आपको डाउट सेशन में अलग रख देंगे, जो होता है ना बहुत से स्कूल में होता है। ठीक है भैया। लिमिटेशन, डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, इसका पूरी बात तो क्लियर कर दें। सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव मेंबर होते हैं, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं कॉम्पिटिटिव जिसके अंदर बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है, उसको वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उनकी बातों को सुनता है, ये एडवांटेज है। मतलब ये अच्छाई है कि अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसकी बातें सुनता है। तो एक हिसाब से सपोर्ट कर रहा है ना ये, क्योंकि वर्कर की बातें कोई सुनता नहीं है। अगला बुराई क्या है? बहुत बड़ी बुराई है, कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स, बहुत बड़ी बुराई है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है इसमें। अरे पढ़ो, यही पढ़ो भैया पहला क्या चीज। हाँ, इधर कॉन्फ्लिक्टली बहुत डिफिकल्ट होता है गोल को, क्योंकि इसमें इतने कंफ्यूजन, जैसे तुम लोग कंफ्यूजन क्रिएट किए हो, सुनने को नाम ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्टिलिटी नॉर्म्स का मतलब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप तो फॉलो नहीं हो रहा है, ऑर्डर हमने दिया, आप लोग उस ऑर्डर को मेंटेन किए हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टरी क्या वर्ड है? कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म। कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स में मतलब यहाँ पे इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इतना ज्यादा वर्क डिले हो जाता है कि हम जो हमारा गोल होता है उस गोल को, उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर फॉलो किया ही नहीं जा रहा, तो अपने गोल को हम अचीव कहां से। अगला दूसरा, तेजी चलो, रेसिस्टेंस टू चेंज। बैठ जाओ भैया, तुम काहे खड़े हो? बैठ जाओ, सॉरी हमसे, बैठ जाओ, सॉरी हम खड़ा कर दिए, बैठ जाओ। रोक दे यहीं पे।